नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर थोड़ी गहराई से चर्चा कर रहे हैं जो पिछले कुछ सालों से लगातार सुर्खियों में है। हमारे पास जो सूत्र हैं वो इशारा करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत के रुख की तरफ। फरवरी 2022 में जब ये युद्ध शुरू हुआ तो दुनिया जैसे दो हिस्सों में बंट गई। पश्चिमी देश एक तरफ, रूस दूसरी तरफ। प्रतिबंध लगे, मदद भेजी गई। लेकिन भारत ने यूएन में वोटिंग से दूरी बना ली। न खुलकर रूस की निंदा की, न ही पश्चिम का पूरा साथ दिया। तो सवाल उठता, ऐसा क्यों? क्या वजहें थी इसके पीछे? चलिए इन सूत्रों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, नमस्कार। और ये समझना बहुत ज़रूरी है, जैसा आपने कहा कि ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। इसके पीछे ना कई सारे फैक्टर्स हैं। ऐतिहासिक रिश्ते हैं, आर्थिक मजबूरियां हैं और भविष्य की रणनीति भी है। दुनिया भले ही बटी हुई दिखी, पर भारत ने बहुत सोच समझकर अपनी एक अलग राह चुनी, एक स्वतंत्र राह कह सकते हैं। अच्छा, तो शुरुआत ऐतिहासिक रिश्तों से करते हैं। सूत्र बताते हैं कि भारत और रूस, पहले सोवियत संघ, के रिश्ते बहुत पुराने हैं, कोल्ड वॉर के जमाने से। मुझे याद है 1971 की जंग में सोवियत संघ ने भारत का साथ दिया था। ये बात सूत्र भी कंफर्म करते हैं। और कश्मीर मुद्दे पर भी यूएन में वीटो का इस्तेमाल किया था भारत के पक्ष में। तो ये सब बातें आज भी मायने रखती हैं। बिल्कुल बिल्कुल मायने रखती हैं। ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है। ये रिश्ते आज की तारीख में भी, खासकर रक्षा क्षेत्र में, बहुत गहरे हैं। सूत्रों के हिसाब से देखें तो आज भी भारत के लगभग 60%, सोचिए 60% से ज्यादा सैन्य साजो सामान रूस से ही आता है। इसमें टैंक है, पनडुब्बियां हैं, लड़ाकू विमान है, मिसाइल सिस्टम है, बहुत कुछ। 60%? ये तो बहुत बड़ी निर्भरता हुई। हाँ, बहुत बड़ी। और ये सिर्फ उपकरण खरीदने की बात नहीं है। इसके साथ जुड़ा है दशकों का प्रशिक्षण, रख रखाव का सिस्टम, पुर्जों की सप्लाई चेन। आप रातों रात इसे बदल नहीं सकते, ये संभव ही नहीं है। तो जब आपकी सुरक्षा का इतना बड़ा हिस्सा एक ही देश पर निर्भर हो, तो आप उससे एकदम से संबंध कैसे तोड़ सकते हैं? ये भारत की विदेश नीति के सामने एक बहुत बड़ी व्यवहारिक चुनौती है। ये बात तो समझ आती है। ये सैन्य निर्भरता वाकई एक बड़ी वजह है। लेकिन क्या सिर्फ यही एक कारण है या और भी कुछ है? सूत्रों में आर्थिक हितों का भी काफी जिक्र है, खासकर सस्ते तेल का। वो क्या मामला था? हाँ, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। देखिए, जब पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए, तो रूस ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना कच्चा तेल रियायती दरों पर बेचना शुरू किया। भारत, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों का, आप जानते हैं, एक बहुत बड़ा हिस्सा आयात करता है, हाँ, करीब 80-85% शायद। बिल्कुल। तो भारत के लिए ये एक मौका था। उस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें वैसे ही बहुत ज्यादा थीं। ऐसे में रूस से सस्ता तेल मिलना भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी राहत जैसा था। सूत्रों के मुताबिक भारत ने न सिर्फ तेल खरीदना जारी रखा, बल्कि रिकॉर्ड मात्रा में खरीदा। इससे भारत को अपने बढ़ते एनर्जी बिल पर अरबों डॉलर बचाने में मदद मिली। अच्छा, तो ये एक तरह से राष्ट्रीय हित में लिया गया फैसला था, अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए। हाँ, इसे इसी तरह देखा गया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी कई बार ये बात कही है कि भारत को अपने लोगों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना है और वो जहां से अच्छे दाम पर मिलेगा वहां से लेगा। उन्होंने ये भी कहा था, अगर आपको याद हो, कि यूरोप एक दोपहर में रूस से जितना तेल और गैस खरीदता है, शायद भारत उतना एक महीने में खरीदता है। तो ये दोहरा मापदंड क्यों? हाँ, ये तर्क तो सरकार की तरफ से दिया गया था, लेकिन इस कदम की आलोचना भी तो हुई थी। पश्चिमी देशों ने दबाव भी बनाया होगा। बिल्कुल हुई थी। आलोचना भी हुई और दबाव भी था। पश्चिमी देशों को ये बात पसंद नहीं आई कि भारत उनके प्रतिबंधों को एक तरह से कमजोर कर रहा है। और जैसा कि सूत्र बताते हैं, देश के अंदर भी इस पर बहस हुई। कुछ लोगों का मानना था कि मानवीय आधार पर यूक्रेन का साथ देना चाहिए, रूस की निंदा करनी चाहिए। तो वहीं ज्यादातर लोगों का यही मानना था कि सरकार ने जो किया वो राष्ट्रीय हित में सही था। अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा सबसे पहले। तो ये दिखाता है कि ये कितना जटिल मुद्दा है। मतलब एक तरफ नैतिक सवाल है, दूसरी तरफ ठोस राष्ट्रीय हित। सही कहा। और विदेश नीति अक्सर इसी तरह के मुश्किल विकल्पों के बीच रास्ता निकालने का नाम है। यहीं पर भारत की वो नीति आती है जिसका जिक्र आपने शुरू में किया था, रणनीतिक स्वायत्तता या स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। हाँ, ये टर्म काफी सुनने में आता है, रणनीतिक स्वायत्तता। इसका असल में मतलब क्या है? क्या ये वही पुरानी गुटनिरपेक्षता है, बस नए नाम के साथ? देखिए, थोड़ी समानता है, लेकिन ये उससे आगे की चीज है। गुटनिरपेक्षता का दौर था जब दुनिया दो सुपर पावर के खेमों में बंटी थी, अमेरिका और सोवियत संघ। आज दुनिया मल्टीपोलर है, कई शक्ति केंद्र हैं।
तो रणनीतिक स्वायत्ता का मतलब है कि भारत किसी एक गुट या ताकत के साथ पूरी तरह बंद कर नहीं रहना चाहता। वो सबसे संबंध रखना चाहता है, लेकिन अपने फैसले अपनी शर्तों पर अपने राष्ट्रीय हितों को देखकर लेना चाहता है। अच्छा, मतलब किसी एक का पिछलग्गू नहीं बनना। बिल्कुल। आप देखिए, भारत अमेरिका के साथ क्वाड का सदस्य है, व्यापार और टेक्नोलॉजी में गहरी साझेदारी है। वहीं वो रूस से रक्षा उपकरण और सस्ता तेल ले रहा है। एससीओ का भी सदस्य है, जिसमें रूस और चीन भी हैं। चीन के साथ सीमा पर तनाव है, तो वहां मजबूती से खड़ा है, और साथ ही G20 जैसे वैश्विक मंचों की मेजबानी भी कर रहा है, अपनी बात रख रहा है। तो ये एक तरह से मल्टी अलाइनमेंट जैसा है, सबके साथ जुड़ो लेकिन अपनी आज़ादी बनाए रखो। हाँ, इसे आप मल्टी अलाइनमेंट कह सकते हैं, या इशू बेस्ड अलाइनमेंट। मतलब जिस मुद्दे पर जिससे हित सदते हो उसके साथ जाओ, लेकिन अपनी ओवरऑल स्वतंत्रता को कायम रखो। किसी एक का पक्ष लेने का मतलब है कि आप अपने विकल्प सीमित कर रहे हैं। और आज की तेजी से बदलती दुनिया में जहां शक्ति संतुलन रोज बदल रहा है, ये लचीलापन बनाए रखना भारत जरूरी समझता है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये करना आसान है? इस पर दबाव नहीं आता होगा? आसान तो बिल्कुल नहीं है, लगातार दबाव रहता है, कभी अमेरिका की तरफ से, कभी किसी और की तरफ से। आपको हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाना पड़ता है। हर बयान, हर वोट, हर समझौते को बहुत बारीकी से तौलना पड़ता है। ये वाकई कूटनीतिक रस्सी पर चलने जैसा है। संतुलन साधना बहुत मुश्किल है। और सूत्रों में देश के अंदर की बहस का भी जिक्र है। क्या इस नीति को लेकर भारत में पूरी तरह सहमति है? देखिए, पूरी तरह सहमति तो शायद ही किसी लोकतंत्र में किसी नीति पर होती है। जैसा मैंने पहले कहा, कुछ वर्ग हैं जो मानते हैं कि भारत को मानवाधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के आधार पर ज्यादा मुखर होना चाहिए था, शायद रूस की आलोचना करनी चाहिए थी। वहीं एक बड़ा वर्ग और शायद सरकार भी ये मानती है कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में अपने राष्ट्रीय हितों यानी आर्थिक स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और सामरिक जरूरतों को प्राथमिकता देना ही सही रास्ता है। तो ये बहस चलती रहती है, जो एक स्वस्थ लोकतंत्र का संकेत भी है। तो कुल मिलाकर अगर हम सूत्रों से मिली जानकारी को समेटें तो तस्वीर ये उभरती है कि भारत का रूस यूक्रेन युद्ध पर जो तटस्थ या संतुलित रुख रहा है, उसके पीछे कई परतें हैं। इसमें पुराने ऐतिहासिक और गहरे सैन्य संबंध हैं, तात्कालिक और महत्वपूर्ण आर्थिक फायदे हैं, खासकर सस्ते तेल के रूप में, और इन सब के ऊपर है अपनी रणनीतिक स्वायत्ता को बनाए रखने की एक सोची समझी दीर्घकालिक विदेश नीति। ये वाकई एक बहुत ही जटिल समीकरण है। हाँ बिल्कुल, ये एक मल्टी लेयर्ड अप्रोच है, जहां कोई एक कारण नहीं बल्कि कई सारे कारण मिलकर इस रुख को शेप देते हैं। और यहीं पर शायद हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। जरूर। सवाल ये है कि आज की इस बटी हुई, तनावपूर्ण और तेजी से बदलती दुनिया में क्या इस तरह की रणनीतिक स्वायत्ता या संतुलन साधने की नीति लंबे समय तक चल सकती है? क्या आप हमेशा सबके साथ रहकर भी अपनी आज़ादी बनाए रख सकते हैं? और अगर हाँ, तो इसकी क्या शर्तें होंगी? इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है? ये एक बड़ा सवाल है आने वाले समय के लिए। वाकई ये एक अहम सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है। इस गहरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।